तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? दोस्तों, आज हमारी क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 में है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम लोग हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ही एक टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, उसका प्रॉब्लम सेट 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है? शायद आप लोगों ने हो सकता है कि ये क्वेश्चन कर ली हो सॉल्व। ठीक है? तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपने सॉल्व कर लिए हैं और तो आप इनको भी नोट कर लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट देख लीजिएगा। एक बार देखना कि मैं कैसे समझा रहा हूँ, क्या मेरा जो पैटर्न है, क्या टेक्निक है समझाने की, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, वो सब चीजें आप एक बार देख लो। फिर आप अपने आंसर टैली कर लेना। ठीक है? हो सकता है कि आपने ग्रुप ग्रुप स्टडी करके लिखा हो, तो आप फिर भी टैली करो, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा आंसर एक्सप्लेन करने में और आपका आंसर लिखने में फर्क हो सकता है। ठीक है? तो एक तो प्लीज आप लोग ये कर लीजिएगा। और एक दो सजेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सेमिकॉन के ऑलरेडी स्टूडेंट है, क्योंकि ये सब कंटेंट मैं ऑलरेडी उनको करवा चुका हूँ। तो कोई भी स्टूडेंट अगर सेमिकॉन का है, मतलब हमारा सेमेस्टर 1 में पढ़ रहा है, तो बेटा आपको तो ये सब कुछ मिल चुका है। आप तो थोड़ा आगे चल रहे हो। ठीक है? तो आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? आप रोक सकते हो वीडियो। लेकिन जो स्टूडेंट सेमिकॉन में नहीं जुड़े हुए, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है? एक दो गाइडेंस मैं आपको दूंगा यहाँ पे। अभी देखो, आपका जैसे आपको पता है कि आपके एग्जाम इंटरनल आपके नवंबर में है। ठीक है? और एंड टर्म एंड एग्जाम, आपके जो सेमेस्टर एंड एग्जाम है, वो आपके दिसंबर में है। तो अगर मैं देखो तो समय आपके पास में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत कम समय है। और अभी तो आप अपना सिलेबस ही निपटा रहे हो। ठीक है? सिलेबस ही अभी आपका चल रहा, भी तो आपके बहुत से टॉपिक्स हुए भी नहीं है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा मिस डायरेक्शन, मतलब मिसगाइड हुए हैं। ठीक है? उनको डायरेक्शन नहीं पता कि कैसे स्टडी करना है। सीनियर्स ने कह दिया, कॉलेज में कह दिया, तो जो उन्होंने कह दिया वो उसी तरीके से चल रहे हैं, लेकिन गलत है। ठीक है? जो आपके सीनियर है, वो एक साल ही है सीनियर। और जो आपके कॉलेज में फैकल्टीज हैं, तो जो फैकल्टीज हैं, तो उन्होंने जो कंटेंट दिया, आप उस चीज को फॉलो करो। ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव अ डिसेंट एक्सपीरियंस कि कैसे इसमें अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। एक तो आपको 100% ना, 100% इधर उधर के लोगों की नहीं सुननी है। थोड़ी बहुत अगर काम की बात लगे तो वो सुन सकते हो, बट 100% इधर उधर लोगों की नहीं। मैं जो आपको गाइड करूंगा वो जरा ध्यान से समझना। देखो बेटा, आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है? मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहले आप श्योरिटी ले लेना कि आपको बेटा सिलेबस अच्छे से मालूम होना चाहिए। आपको सिलेबस डेफिनेटली ये हो कि हाँ, अगर मुझसे कोई ब्लाइंडली कोई चीज पूछे तो मैं ठाए से बता दूं। ठीक है? सिलेबस जब आप कर रहे होते हो तो आप बहुत सारे थ्योरम को पढ़ रहे हो, बहुत सारे प्रूफ देख रहे हो। ठीक है? और कुछ क्वेश्चन सिलेबस को करते हुए भी आप रिपीट कर रहे हो। ठीक है? ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब तुम सिलेबस कर रहे हो। और जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल सिलेबस को स्लाइड्स में से कर रहे होंगे, तो आप स्लाइड्स में से ही करना, क्योंकि अगर आप बुक से करने चलोगे तो बुक से तो करने को बुरी बात नहीं कर सकते, बट टाइम कम है, कंस्ट्रेंट है। तो नहीं करना, बस आप स्लाइड्स में से ही करो जितना आप हैंडल कर सकते हो चीजों को। उसके बाद में सिलेबस होने के बाद सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करो। थ्योरम्स है, प्रूफ है, टॉपिक है, कंसेप्ट है, फॉर्मूलाज है, मेथड है, टेक्निक है, अजम्पशंस है, रिमार्क्स है, नोट्स है, जो भी चीजें अब रिवाइज करो। उसके बाद में जो इन्होंने आपको प्रॉब्लम सेट्स दिए हैं, ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम सेट की अगर गिनती भी करो ना, देखो आपके पास 3 टॉपिक्स हैं, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है? तो आप तीनों टॉपिक्स के अगर प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन की गिनती भी करोगे ना, तो आपको मिनिमम 50-60 क्वेश्चन मिल जाएंगे डिसेंट लेवल पे। तो मेरा सजेशन है कि आप प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन को एक बार मत करो, आप कम से कम 4 से 5 बार करो, क्योंकि जो एग्जाम में आना होता है ना, वो प्रॉब्लम सेट से ही जुड़ा हुआ होता है। और जो रेफरेंसेस है, मान लीजिए बुक है साइमन एंड ब्लूम, ये बुक है ट्रेल, जैसे ट्रेल बुक है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल क्या कर रहे हैं, सब लोग ट्रेल के सॉल्यूशंस करने में लगे पड़े हुए हैं। बेटा नहीं, आप ट्रेल का सोल्यूशन तब करो जब आप प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन को 4-5 बार कर रहे हो। अब एक बार बताओ, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो प्रॉब्लम सेट है वो फ्रॉम ट्रेल है, मतलब किसी बुक में से क्वेश्चन उठा रखे हैं। भाई अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाऊंगा तो रेफरेंसेस है, उन्हीं में से क्वेश्चन उठा के मैं आपको दे दूंगा। इसका मतलब मुझे जो काम के लगते थे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दे चुका हूँ।
जो मैंने क्वेश्चन नहीं उठाए वो काम के नहीं होंगे। हाँ, these questions are good enough for the practice purpose। पर आपको लगता है प्रैक्टिस का समय है आपके पास, मतलब सिलेबस पूरा करना है, प्रॉब्लम सेट पूरे करने हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हो? नहीं। आपको प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चन है ना वो 4 to 5 टाइम्स रिवाइज करना है, ठीक है? ये आप ट्राई करो। तीसरी चीज, आप पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज को आप ट्राई करो, अगर पॉसिबल हो आपके लिए आप पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। अब बस यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, क्या सारे क्वेश्चन करने चाहिए? बिल्कुल नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं करने। आपको पता है सिलेबस बदल चुका है, और एक बार नहीं कई बार बदला है। पिछले साल भी सिलेबस आपका चेंज हुआ है, ठीक है? इवन ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने इस बार फिर बदल दिया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गाइडेंस का इशू है, ठीक है? तो मैं देखता हूँ अगर पॉसिबल होता है, मैं कुछ पीवाईक्यू की एक लिस्ट बना के आपको दे दूंगा, ठीक है? मतलब क्वेश्चन, मतलब पीवाईक्यू का सेंस ये हो जाएगा कि मैं क्वेश्चन क्वेश्चन आपको बता दूंगा, अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, मैं देखूंगा वो भी बाद में, ठीक है? वो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप रेफरेंस बुक के बैक क्वेश्चन को तब करो जब तुम्हारा ये टॉपिक पूरा हो जाए। ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये टॉपिक भी पूरा नहीं हुआ और तुम लगे पड़े हो रेफरेंस क्वेश्चन करने में, है ना? तो वो नहीं करना। जैसे एग्जांपल जेलन रेनी है, चैप्टर नंबर 1 देखो आप उसका, चैप्टर नंबर 1 सिलेबस में है, ठीक है? अब उसके तुम अगर बैक क्वेश्चन देखोगे तो 74 क्वेश्चन है बैक में, ठीक है? और अगर तुम, मैं माइक्रो की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक्रो। और अगर तुम इनका प्रॉब्लम सेट देखोगे कंज्यूमर थ्योरी का, तो वहां पे इन्होंने आपको 4 या 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, और जैलन डैनी से सिर्फ आप इन्होंने 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखे हैं। तो वहां से उन्होंने 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर ली, इसका मतलब जो नॉलेज आपको देना चाहते हैं तो वो हो चुकी है। आपको लगता है कि आप 74 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू करोगे? दिस इज द वन चैप्टर, वन टॉपिक आउट ऑफ द मेनी टॉपिक्स। भाई कंज्यूमर थ्योरी इज द वन ऑफ द टॉपिक ना, चैप्टर नंबर 1, एक एक तो चैप्टर है, उसमें 74 क्वेश्चन है। अगर आप उन्हें करने चलोगे ना, एक दिन में 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, वो भी बहुत स्ट्रगल करके ढूंढोगे आपका आंसर सोल्यूशन, ठीक है? कर भी लिया आपने। 74 क्वेश्चन करने में कितना समय लगेगा? कम से कम 1 महीना लगेगा आपको करने में, प्रैक्टिस करने में। आपको लगता है कि आप सिर्फ एक चैप्टर के लिए 1 महीना लगा दोगे? नहीं ना। तो ये बेटा, ये डायरेक्शन गलत है जो आप कर रहे हो। आप प्लीज ऐसे पढ़ाई करो, ठीक है? तो मेरा सजेशन यही है। अब बस बहुत डिस्कशन मैंने कर लिया, अब हम करते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन का डिस्कशन। तो आप एक बार कॉपी पेन निकाल लीजिए बढ़िया तरीके से, बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। बहुत इजी दिख रहा होगा आपको। कहते हैं जी लेट x इज इक्वल्स टू 1 2 3, y इज इक्वल्स टू y1 y2 y3 एंड z इज इक्वल्स टू 4 2 1, राइट? तो ये जस्ट इन्होंने हमें यहाँ पर दे रखा है। कहते हैं कंप्यूट 2x 3y एंड दिस स्टेटमेंट। तो बहुत इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इट इज 1.1। हमें क्या सॉल्व करना है बेटा? जस्ट मैं लिख देता हूँ आपके लिए। x गिवन है हमें 1 2 3, ठीक है? y गिवन है हमें यहाँ पर y1 y2 y3, राइट? एंड z गिवन है हमारे पास बेटा 4 2 एंड 1। क्लियर? तो ये गाइस ये हमें गिवन है। कहते हैं कंप्यूट दिस, हमें पहले 2x चाहिए, राइट? 2x के लिए क्या करना है बच्चा? कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई इज x से कर दो, दैट इज 1 2 एंड 3। क्लियर? जब आप इसकी मल्टीप्लाई से कर दोगे तो यू विल गेट व्हाट? आपको मिलेगा यहाँ से 2 4 6, ठीक है? ऐसे सिमिलरली 3y। गाइस ध्यान रखना, ये इसके इजी लेवल की तरफ मत जाना। ध्यान रखना वो आपसे कुछ चीजें चेक करवा रहे हैं, वो आपका नॉलेज जो है चेक की जा रही है, उस नॉलेज का स्टार्टिंग है, ठीक है? तो इस चीज को थोड़ा अपने दिमाग में रखना। 3 इंटू y1 y2 एंड y3, राइट? तो उस हिसाब से हमारे पास ये क्या कंसेप्ट बनता है? दैट इज 3y1 3y2 एंड 3y3। अब वो बात अलग है कि ये y1 y2 y3 क्या है। अगर कुछ होता तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो उन्होंने हमसे पूछा है दैट इज, उन्होंने पूछा हमसे कंप्यूट 2x प्लस का 2y माइनस का 3z। ये हमसे इन्होंने पूछा है, राइट? हम इसको भी बता देते हैं यहाँ पर। सो अगर हम इसको वैल्यूज को इधर रखते हैं, सो व्हाट विल गेट फ्रॉम हियर? x की वैल्यू तो ये रही 1 2 3,
ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा, मैं ब्रैकेट ओपन ही कर रहा हूं साथ साथ, 2y1 2y2 2y3, राइट, माइनस का 3, z हमारे पास ये गिवन था, तो 3 का मल्टीप्लाई करके 3 से 4 12, 6 और 3, ठीक है, तो ये आ गया 12, राइट, 12 6 एंड 3, क्लियर। नाउ इनको सब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 1 प्लस का 2y1 माइनस का 12, राइट, राइट गाइस, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, इट इज 2y1 माइनस का 11, क्लियर। सिमिलरली 2 प्लस 2y माइनस का 6, तो ये हो गया 2y2 माइनस का 6, मतलब हो गया माइनस का 4, राइट, एंड ऐसी 2y3, ऑब्वियसली बात है ये 0, तो इसका मतलब 0 यहाँ पे आएगा नहीं, तो ये ऐसी टर्म आ गया, तो गाइस ये आपका एक जो उन्होंने बोला था वो सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अभी इस पे नहीं जाते गाइस कि उन्होंने इतना आसान क्यों पूछा, ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो ये तो बहुत बेसिक लेवल है, वो हो सकता है कि आपके एक बेसिक नॉलेज चेक करवा रहे हो, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। 1.2 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विद नेचुरल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ध्यान रखना, नेचुरल एडिशन का जस्ट मतलब होगा, मान लो मेरे पास दो सेट है ए और बी, उनका एडिशन, ठीक है, जस्ट सिंपल बेसिस पे, बेसिक लेवल पर। मल्टीप्लीकेशन में मान लो मेरे पास में एक वेक्टर ए होगा, उसका अल्फा से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद में डिसीजन लेने कि भाई क्या चीज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही, राइट। चलो अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ना 4 बातें करी हैं आपसे, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब वो कहते हैं कि बताओ कौन सी, मतलब जस्टिफाई करो, पहली बात तो ये बताओ कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। मतलब उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर वेक्टर स्पेस। और गाइस देखो, अब वेक्टर स्पेस की नॉलेज है, मेक श्योर कि आपको वेक्टर स्पेस की नॉलेज अच्छे से पता है, जो जितनी क्लासेस में हो चुकी है, राइट। चलो अब जैसे पहला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा उन्होंने एक चीज और बोली है, आंसर यस और नो जो भी हो जस्टिफाई करो अपने आंसर को, ठीक है। चलो करते हैं। कहते हैं द सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑन द इंटरवल 0,1, यानी वेक्टर स्पेस के जो जितने भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं 0,1 पर, उनका जो सेट होता है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, 1.2 का ए पार्ट, राइट, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, द सेट ऑफ ऑल continuous functions, the set of all continuous functions on interval 0,1, ठीक है। इस चीज को जस्टिफाई करो वेक्टर स्पेस है या नहीं है। मान लो मैं पहले तो कलर बदल लेता हूं, यहाँ पर ये रख लेते हैं ग्रीन, थोड़ा सा ब्लैकिश कर लेते हैं इसको, ठीक है, डार्क ग्रीन। या मान लो मैंने एक सेट लिया, ठीक है, देखो सेट की बात हो रही है, तो मैंने एस बोला, एस इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ऐसे लिखने के तरीके होते हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑन 0,1 मैंने ये एस थ्योरी ले ली, एस यानी सेट। अब इनके बीच में से मान लो मैंने स्मॉल एफ, आप इसको चाहो तो कैपिटल एफ कर सकते हो, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। फिर इनके बीच में से मैंने एफ उठा लिया, एफ एंड जी बिलोंग्स टू एफ, यू नो, अगर एस हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है, उनमें से मैंने एफ और जी दो उठा लिए, दो टर्म्स उठा लिए इनमें से, बीच में से, राइट। आर इट्स फंक्शन ऑन बेसिकली 0,1, बेसिकली भी ये रिप्रेजेंट करता है कि एफ एंड जी आर फंक्शंस ऑफ फंक्शंस ऑन जो इसमें गिवन फंक्शंस हैं। अब गाइस देखो, ये तो कंसेप्ट आप शायद समझ सकते हो, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर मैंने इस पूरे फंक्शन में से एफ और जी दो उठा लिए थे, अगर वो इस एस को बिलोंग कर रहे हैं, तो पहली बात वो जो होंगे वो फंक्शंस होंगे। कॉन्टिन्यूअस वाली बात एक अलग है, बट वो फंक्शन जरूर होंगे। अब अगर वो फंक्शंस हैं, यानी एफ जी है, एफ बी है और जी बी है, तो जिस प्रॉपर्टी का वो सेट है वो भी उस प्रॉपर्टी पर सेटिस्फाई होंगे, राइट। जिस प्रॉपर्टी का वो सेट है उस वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे भी इधर भी सेट होगी। अब अगर मैं इनका एडिशन कर देता हूं एफ प्लस जी,
भाई सिंपल सा लॉजिक है। अगर हमने किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन में से मान लो मैंने मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है। मैंने यहाँ से ये और ये डिस्टेंस के दो फंक्शंस, रैंडम बेसिस की बात कर रहा हूँ, मैंने ये उठाए, तो मैं अगर इन दोनों की बात करूंगा तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड, ऐसे ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड, राइट। तो क्या ध्यान रखना, दोनों को दोनों फंक्शंस अपने आप में बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होंगे, और प्लस जब मैं इनका एडिशन कर दूंगा, तो कहते एडिशन होने का मतलब कि भाई ये टर्म इस टर्म में ऐड होने के बाद जो रिजल्ट निकालेगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। सो गाइस ध्यान रखना, दिस विल आल्सो बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन f plus g is also is a continuous function। गाइस ये बहुत इजी प्रॉपर्टीज है जो बहुत पहले कभी आपने सीखी थी, ठीक है। ऑन द इंटरवल 0,1, मान लो यहां से 0 एग्जांपल में दे रहा था, मान लो जैसे स्टार्ट हो, बताइए ये 1 और ये 0, राइट, उसके बाद में कर रहा था। अगर आपको जस्ट लिखना भी है तो आप ये लिख सकते हो कि सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूस, सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये बात हो गई। अब ये तो चीज कंफर्म हो गई ना कि भाई अगर हम किसी सेट में से दो फंक्शंस को उठा लेंगे तो वो कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट हो गई बात। ध्यान रखना गाइस, हमने प्लस का ही चेक किया है, वी ओनली चेक ओनली बेसिकली प्लस, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखना, उनके बीच के जितने भी सेट्स होंगे वो कॉन्टिन्यूस होंगे, लेकिन प्लस वाली बात पर, ठीक है, प्लस चेक करा है हमने। एंड ऑल्सो हम लोगों को एक चीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी चेक करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मान लो मैंने बोला लेट सपोज वी हैव अ आर, वी हैव अ अल्फा which is belongs to field, and here field is what r। गाइस ध्यान रखना, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। also f, any function f belongs to s, right, and after that if you multiply alpha into f, ध्यान रखना गाइस, अल्फा अगर r को बिलोंग कर रहा होगा डेफिनेट सी बात है, और r क्या है जो इसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है, और f हमारा कॉन्टिन्यूस, अच्छा ये गिवन है f इज कॉन्टिन्यूस, ये गिवन है, सो दैट दिस इज विल आल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, दोनों बातें हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाली बात सेटिस्फाई होगी। इट मींस व्हाट, ये जो हमने s अज्यूम किया था, ये वाला s, दिस s इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट s इज अ वेक्टर स्पेस। क्लियर गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, एक बार हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये गाइस हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव फंक्शंस, राइट, ऑल नॉन नेगेटिव फंक्शंस ऑन द इंटरवल, इनमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, समझ रहे हो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, और वो वेक्टर स्पेस होंगे, बस ये दोनों चीजें चेक करनी है। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे गाइस 1.2 बी पॉइंट, 1.2 का बी पार्ट है ये, द सेट ऑफ ऑल non-negative, the set of all non-negative functions on 0,1, right। non-negative का मतलब क्या होता है, always positive, right, ठीक है। चलो बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है, उन्होंने बोला नॉन नेगेटिव फंक्शन। अब आपको इस चीज का मतलब समझना पड़ेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने f डिफाइन करा, f इज इक्वल्स टू फंक्शन सच दैट f, जो उन्होंने कहा नॉन नेगेटिव बोला है, इसका लिटरल मतलब होता है वीकली पॉजिटिव, राइट, बस उन्होंने ये बात करी है, लेकिन का तरीका ये होगा इधर। चलो जी, अब मुझे एक बात बताओ, जस्ट एक छोटी सी चीज मुझे बताना कि ये हमारे पास फंक्शन है। अब अगर मैं कोई भी x, मान लो मैंने कोई भी x उठाया, फंक्शन हमारा पॉजिटिव, वीकली पॉजिटिव होगा फॉर
ऑल दोज एक्स जो 0,1 को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि देखो फंक्शन की बात है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस वाली बात तुमने डायग्रामेटिकली बता दी थी, अभी हमारा नॉन नेगेटिव फंक्शन है, तो हर वो एक्स की वैल्यू जो हम यहाँ पे रखेंगे वो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देगा, राइट, ये बात तो कंफर्म है। नाउ अब इसी के साथ साथ हम लोग देखो इसी में से ही अगर मैंने एक जस्ट एक तो एफ था ही, रैंडमली बेसिस बात करूंगा तो मैंने एफ उठा लिया, ठीक है, दैट इज गिवन कि भाई ये पॉजिटिव है, एंड एफ सी जी एक्स उठा लिया कि भाई ये पॉजिटिव है, ऑब्वियस बात है एफ और जी एडिशंस करने हैं। अगर ये दोनों नॉन नेगेटिव है ऑन 0,1 नॉन नेगेटिव है, तो गाइस ध्यान रखना इनका एडिशन भी नॉन नेगेटिव होगा। ये सिंपल सी बात है, दो प्लस वाले टर्म्स को ऐड करते हो तो प्लस रिजल्ट निकल के आना है, गिवन दैट के फंक्शंस एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से वो नेगेटिव आंसर दे जाए। तो आप उन्होंने बोला ये ऑन दिस, तो इसका मतलब क्या होता है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, उन्होंने खुद बोला है 0,1, तो ये टर्म तो पॉजिटिव है ना, कुछ भी रखोगे फंक्शन पॉजिटिव ही निकल के आएगा, ठीक है। तो ये चीज गाइस आपके माइंड में अच्छे से आ गई होगी, तो ये वाली बात तो सेटिस्फाई हो गई। नाउ अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक इंटरेस्टिंग बात की निकल के आती है, मैं आपको यहाँ पे बताने का ट्राई करता हूँ। देखो हमारे पास इधर भी था सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, यहाँ पे बात कॉन्टिन्यूटी की थी, तो हमने जब यहाँ पे अल्फा लिया था, अल्फा को हमने एफ से बिलोंग करवाया था, आर से बिलोंग करवाया था, मतलब अल्फा पे हमने ज्यादा डिबेट नहीं करा, डिस्कशन नहीं किया, अल्फा का पॉजिटिव होना नेगेटिव होना जब ज्यादा डिबेट का पार्ट नहीं था। लेकिन जब आप यहाँ पर आए हो ना, क्योंकि अब बात यहाँ पे नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की आ गई है, तो अब गाइस यहाँ पे अल्फा का कंसेप्ट होगा, जो हमने अल्फा को बोल रहे हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, या अल्फा एक हमारे पास स्केलर है, जैसे हमने स्केलर बोला तो दिस इज अल्फा, ठीक है। इसको किसी भी चीज से बिलोंग करने से पहले हम ये जस्ट बेसिक लेवल पर देख लें तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, राइट, ये दो बिलोंग्स हो सकते हैं, या तो ये जस्ट देखो जर्नल लिखते हैं, आप इसको ये भी कह सकते हो प्लस माइनस, राइट, मतलब एक प्लस की तरफ और एक माइनस की तरफ, मतलब आप मैं तो कहूंगा इस चीज को लिखो ही मत, यही काफी लिखने का, क्योंकि ठीक है एग्जामिनर को जितना इजी हो सकता है ना उसके लिए उतना ही इजी बनाना है हम लोगों को, एक्सप्लेनेशन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब दो बातें निकल के आती हैं, इफ यू मल्टीप्लाई दिस अल्फा, भाई हमें ये भी तो पता है ना, वी नो दैट एफ बिलोंग्स टू एफ वेयर एफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, राइट। तो मैंने अगर इसको मल्टीप्लाई करा तो ये तो क्या कंसेप्ट क्लियर होगा कि पॉजिटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से हो रहा है वो तो फिर यही आंसर देगा। लेकिन अगर मैं इधर करता हूं तो गाइस पॉजिटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई अगर नेगेटिव टर्म से हो रहा है तो वो आंसर आपको नेगेटिव देगा, राइट। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये तो बिलोंग कर रहा है अल्फा एफ एक्स बिलोंग्स टू एस, बिकॉज एस जो है वो हमारा नॉन नेगेटिव है, ठीक है, इसको बिलोंग कर रहा है, बट दिस विल नॉट is not belongs to S, so that we can say that in this case सिर्फ और सिर्फ अल्फा पॉजिटिव वाले ही हमारी वेक्टर स्पेस को प्रूफ करवाएंगे, राइट। तो कह दिए लिखना है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन दिस इफ अल्फा इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव देन S will be a वेक्टर स्पेस, otherwise not, क्लियर, अदरवाइज नॉट, ठीक है, ठीक है। चलो जी ये वाला भी हमारा पार्ट हो गया, यानी हमने बी वाला पार्ट भी कर लिया सॉल्व। उसके बाद में थर्ड पार्ट है द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एग्जैक्टली एन, मतलब बी वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। गाइस आपको याद होगा पॉलिनोमियल में बेसिस वाला, अगर यहाँ पे वेक्टर ना हो के बेसिस लिखा हुआ होता और वो कहता है कि भाई बेसिस है, अब बताओ उसके डायमेंशंस कितने होंगे, मतलब ये पॉलिनोमियल है ऑफ n, इसके डायमेंशंस बताओ। गाइस ये बात हमने पहले डिस्कस करी हुई है, n+1 होते हैं। गाइस एक एक चीज को याद रखना है, आपको लगे ना कि वो बेसिक है या इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं वो चीज छोड़ दो, आपको एक एक चीज को याद रखना है। ये तो कंफर्म है कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आने
ठीक है, लेकिन उन क्वेश्चंस में स्टेटमेंट किस तरीके से इस्तेमाल करनी है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर आपका आंसर चेक कर रहा है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, राइट। तो गाइस एक एक चीज को याद रखना। चलो अब इसको देखते हैं हम, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एग्जैक्टली n, ठीक है, वो वेक्टर स्पेस होगा। वन पॉइंट 2 का सी पार्ट, ठीक है, वो है जी हमारे पास वही वाला कंसेप्ट, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल the set of all polynomials all polynomials of degree exactly n, right। हमने जस्ट एजम्पशन ले ली। अब आपको पता है क्या करना है हम लोगों को। मान लीजिए सोल्यूशन में हमने s लिया, s इज इक्वल्स टू पी एक्स सच दैट पी एक्स इज पॉलिनोमियल सेम स्टेटमेंट, ठीक है, लिखने का तरीका गाइस ये, ठीक है। और आपको पता है कि भाई ये जस्ट ये चेक करना है वेक्टर स्पेस है नहीं, तो हमने लेट एज्यूम, हमने मान लिया p एंड q, पी एक्स एंड क्यू एक्स बिलोंग्स टू s, राइट। अब हमें बताना है कि भाई इनका एडिशन भी जो होना चाहिए वो भी उस हमारा पॉलिनोमियल होना चाहिए, वेक्टर स्पेस बेसिकली, राइट। अच्छा, क्यू एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस, क्लियर। अब इसमें आपको पता है पॉलिनोमियल में खास बात क्या होती है कि जिसमें आपको एग्जांपल दूं, मतलब मैं लिख ही देता हूं। मान लो मैंने पी एक्स को बोला, पी एक्स लिखा मैंने ये ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड प्लस सो ऑन टिल ए वन एक्स की पावर एन माइनस, मतलब बेसिकली वन, ठीक है, and plus a0 and so on, which is basically belongs to s, no doubt, ठीक है। अब यहाँ पे जो a है ना, a, ये जो a है हमारी मर्जी है क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, हम इसको कुछ भी रख सकते हैं। हमारे पॉलिनोमियल है ना, xn को डिनोट, बस xn ही डिनोट कर रहा है पॉलिनोमियल को। ऐसे मैंने अगर यहाँ पे qx ले लिया, qx में सब कुछ सेम रखा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको बस माइनस का an लिख दिया, बस इतना किया, राइट। बाकी सारी स्टेटमेंट सेम रखी, कोई भी बदलाव नहीं किया। और ये अगेन s को बिलोंग करेगा क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल वाली बात तो बदली नहीं, मतलब n वाली बात तो बदली नहीं, राइट। एग्जैक्टली n, उन्होंने बोला ना यहाँ पे डिग्री n होनी चाहिए, तो मैंने n डिग्री वाली बात तो बदली नहीं, मैं तो a को बदल दिया यहाँ से, राइट, a को चेंज कर दिया, मतलब माइनस कर दिया, उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब अगर मैं यहाँ पे px प्लस qx करता हूं तो आपको पता ही है कैलकुलेशन के बेसिस पे ये कट जाएगा, है ना, मतलब बेसिकली ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला पूरा का पूरा टर्म, तो बचेगा यहाँ पे 2 ब्रैकेट ए एन माइनस का वन, मतलब सब कुछ ट्वाइस बच जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग ट्वाइस, एंड सो ऑन टिल a1x उसका a0, ठीक है। अब मुझे छोटी सी एक चीज बताना कि ये तो बात समझ में आती है, चलो ठीक है, एक नंबर कैलकुलेशन में हुआ है, लेकिन क्या ये डिग्री n है एग्जैक्टली, क्योंकि गाइस इन्होंने इस वर्ड पे बड़ा फोकस किया है, इस वर्ड पे एग्जैक्टली। अब देखो तो इन्होंने समझाने के लिए क्या किया है, इसको थोड़ा कर्सिव राइटिंग में लिखा है एग्जैक्टली वाली बात को। रीजन बिहाइंड, ये कहते हैं जी एग्जैक्टली n ही होना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं हो यहाँ पे, ठीक है। तो इट मींस व्हाट, विच इज नॉट पॉलिनोमियल डिग्री n, which is not polynomial degree n, exactly n, so that we can say that कि p plus q, therefore we can say that p plus q is not belongs to s, because s जो था वो exactly पर बेस्ड था, right, ठीक है।
अच्छा एक चीज बताओ, एडिशन वाली बात सेटिस्फाई नहीं हुई, मुझे क्या मल्टीप्लिकेशन चेक करना चाहिए? नहीं, आगे तो फिर बात ही खत्म हो जानी है फ्रेंड्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन वाली बात सेटिस्फाई भी होगा तो तब भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा, और हमारा कंसेप्ट क्या था कि प्रूव दैट दिस इज द वेक्टर स्पेस, तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट, therefore S is not S is not a vector space. क्लियर? बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को यहाँ तक? चलिए हमारा ये वाला कंसेप्ट भी हो गया। अब हम लोग उठा लेते हैं इस वाले टर्म को, डी वाले को, ठीक है, हमारा ये भी हो गया। कहते हैं द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक एंड इनटू एन मैट्रिक्स, ठीक है, दैट इज द सेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू दिस सच दैट दिस, ये सारा का सारा इतना खतरनाक सी क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, इसे प्रूफ करो वेक्टर स्पेस। ये इसको देख के मत घबराओगा, इसे कुछ नहीं है, ठीक है, आप इसको देख के घबरा रहे हो, कुछ नहीं है ये, ठीक है। चलो मैं इसको करते हैं गाइस हम लोग, चलो गाइस इसको सॉल्व करते हैं। डी पार्ट है हमारे पास इसका, मैं लिख देता हूं आपके लिए, द सेट ऑफ, क्या था, द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक एंड इनटू, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल metric n into n matrix is the that is the set of this, the set of matrix A, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूं, is the matrix A which is aij aik है, aik where j is 1 to n and k is 1 such that a transpose is equals to a। क्लियर? देख लेते हैं गलती ना हो, हाँ k 1 है और अच्छा नो k 1 नहीं है, j और k 1 to n है, j और k जो है वो 1 to n है। क्लियर? ये थोड़ा गाइस ध्यान से लिखना होता है, गलती ना हो जाए बस। चलो जी, समझ में गए होंगे आप। बस इस पूरी स्टेटमेंट को हमें, बस ये जो भी लिखा हुआ है हमें इस पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन स्केलर का वो प्रूफ करवाना, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो भाई हमारा ये वेक्टर स्पेस होगा, नहीं होता तो नहीं होगा। ठीक है, चलो करते हैं। शुरुआत आपको पता कहां से करनी है, एस से डिफाइन करना होता है हमें बिल्कुल सब कुछ। एस यानी हमने शुरुआत ही करी, एस ए जो है वो गिवन है ए आई के, ठीक है, वेयर इट्स जे, मैंने फिर एरर किया, इट इज जे, वो क्योंकि वो आई जे होता था ना नॉर्मल, आपको पता ही होगा, तो इस वजह से एरर आ रहा है। अब ठीक है गाइस, सच दैट ए ट्रांसपोज ए, दैट इज मतलब प्रूफ करना है, दैट इज ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आ गई आपको, यानी ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। अब मैं यहाँ पे एडिशन लेके चलता हूँ, उसके लिए मुझे दो सेट मानने पड़ेंगे। तो मैंने क्या क्या मान लिया, एक तो ए गिवन है, एक तो ए रखा और एक बी ले लिया मैंने जो हमारे एस को बिलोंग करने लगा। ठीक है, यहाँ इनसे देखो ये सिमेट्रिसिटी को प्रूफ करता है ना, ये सिमेट्रिक है, ए जो हमारा सिमेट्रिक है, तो मैंने ए और बी दोनों उठा लिए। ठीक है, अब इस बात से क्या कंसेप्ट क्लियर होता है, देखो गाइस इस बात से क्या मतलब है कि अगर ए और बी दोनों एस को बिलोंग कर रहे हैं तो इसकी थ्योरी के हिसाब से जो भी हम टर्म यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम जो भी टर्म डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट होगा। राइट, वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट होगा। क्लियर? तो इस चीज को गाइस अपने दिमाग में रखना। तो इसका मतलब हो गया कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। राइट, इस चीज को दिमाग में रखना। अब अगर देखो सिंपल सा लॉजिक है, मुझे पहले उनका एडिशन करना है और मैंने उसका फिर ट्रांसपोज किया। ठीक है, इससे क्या रिजल्ट निकल के आया कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, एंड विच इज इक्वल्स टू ए प्लस का बी। somehow you can say that
कि यस दिस टर्म विल ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। भाई यार ये तो गिवन है ना अलग अलग। अब देखो ना आपने प्लस किया, ये प्रॉपर्टी होती है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। मैंने कहा था ये प्रॉपर्टीज अब याद करके चलिएगा। आप बोलो सर ये तो कॉमन से बात है, नहीं मल्टीप्लिकेशन में उल्टा हो जाना होता है, ठीक है देखेंगे अभी, राइट। तो ये तो नहीं हो, ये मतलब ये हो जाएगा। अब नाउ ये ऑल्सो भी कह सकते हो आप, we know that alpha belongs to f। गाइस जाना ना जब भी अल्फा के कोई नेगेटिविटी पॉजिटिविटी बात ना हो तो उसे हम सीधा f से बिलोंग करवाएंगे। and a as you know belongs to f। if we multiply alpha into a with transpose, basically हम लोगों को पता है कि जो a ट्रांसपोज है वो a के बराबर बस, लेकिन हमें मल्टीप्लीकेशन में चेक करवाना है। तो अल्फा का ट्रांसपोज, यू नो अल्फा इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का ट्रांसपोज इज व्हाट, कांस्टेंट का ट्रांसपोज इज द कांस्टेंट वैल्यू, as you know that guys is a constant value। एंड a का ट्रांसपोज फिर वही 8 ही रहेगा, जिसको आप कह सकते हो इट्स a अल्फा a, नो डाउट विच इज बिलोंग्स टू f, राइट। हेंस f is a vector space। क्लियर गाइस? मुझे पता होगा दिक्कत, कोई भी दिक्कत आती है बताना, बहुत इजी सी बात है। ध्यान रखना h इज इक्वल टू जो कर रहे हैं वो डिफाइन है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। और इसी की हेल्प लेनी होती है। मैंने एक जगह शायद पहले क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए यहाँ पे कैपिटल एफ कर दिया था, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे स्मॉल एफ ही रखो, ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि हमें एक फंक्शन तो यहाँ से उठाना होता है ना, ठीक है बेटा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे यार चारों पार्ट हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 1.2 हो गया। क्लियर? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं गाइस 1.3 ट्रू फॉल्स। सो ट्रू फॉल्स में पहला पार्ट आता है एवरी वेक्टर स्पेस कंटेन्स अ जीरो वेक्टर, ठीक है। एवरी वेक्टर स्पेस कंटेन्स अ जीरो वेक्टर। यार बात बताओ, पहले ओरल समझना, एक बात बताओ मुझे गाइस कि जब हम लोग बात करते थे एबिलियन ग्रुप्स का, अगर आपको एबिलियन ग्रुप याद हो, अच्छा आपको ग्रुप तो याद है ना, वो पूरा सीक्वेंस, ग्रुप थ्योरी जो ग्रुप डिस्कस किया था, फील्ड रिंग ग्रुप्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव मतलब जो कोई भी वेक्टर स्पेस होता है ना, कोई भी वेक्टर स्पेस होता है वह एडिटिव एबिलियन ग्रुप होता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। मतलब ये कोई भी वेक्टर स्पेस होता है ना वो एडिटिव एबिलियन ग्रुप होता है। एडिटिव, गैस मैं इसको दोबारा ठीक से भी लिख दूंगा, एबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है। एडिटिव एबिलियन ग्रुप होता है। और क्या होता है कि जब हम लोग एबिलियन एडिटिव ग्रुप की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहां पे एडिटिव आइडेंटिटी इंक्लूड होती है। जब भी हम लोग वेक्टर स्पेस तक आते हैं, एडिटिव एबिलियन ग्रुप्स तक की डिस्कशन करते हैं, तो वहां पे आपको पता होगा वहां पे एक कंसेप्ट सॉल्व होता था आइडेंटिटी वाला। देखो याद होना चाहिए आपको आइडेंटिटी वाला, ठीक है। और आइडेंटिटी वाले की वजह से अगर आपको याद हो तो आइडेंटिटी वाले प्रॉपर्टी में जीरो वेक्टर का डिस्कशन भी हुआ है। एक जगह डिस्कशन होता है जीरो वेक्टर का। तो ये कंसेप्ट तो क्लियर है कि जो वेक्टर स्पेस होता है वह एडिटिव एबिलियन ग्रुप होता है, और एडिटिव एबिलियन ग्रुप में आइडेंटिटी आती है जो कि जीरो वेक्टर को डिफाइन करती है, जिसमें जीरो वेक्टर कंटेन करता है, डिफाइन होता है। इट मींस दैट कि जो जितने भी वेक्टर स्पेस होते हैं उनमें जीरो वेक्टर कंटेंट्स होते हैं, यानी वो एग्जिस्ट करते हैं। तो गाइज मेरे हिसाब से ये ट्रू है, ठीक है। मैं गाइज इसको थोड़ा सा फॉर्मल वे में लिख देता हूं आप लोगों के लिए। मेरी यहां तक की बात समझ में आ गई? वैसे आपको ये ट्रू है, मैं आपको इसको थोड़ा फॉर्मल वे में भी लिख देता हूं आपके लिए, वो कंफ्यूजन ना हो बस, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। मैं कह रहा हूं ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स, ठीक है। जैसे कि पहला पार्ट क्या आता है, उन्होंने कहा था कि एवरी वेक्टर स्पेस contains zero vector, right? contains zero vector। तो आपको पता ही है कि क्या करना है। अच्छा ये तो नहीं करना था, ओके ठीक है। चलो यहीं से पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। गाइस
चलो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करते हुए ट्रू बता दिया, ट्रू फॉल्स गैस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ये बात तो पहले से पता है, लिखना गाइस, सिंस एवरी वेक्टर स्पेस, यदि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं चीजों को, इज एन एडिटिव abelian group and it contains additive identity, which is a zero vector। ऑब्वियसली बात है, एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हो, जैसे हमने जीरो बोला तो ये भी तो वेक्टर स्पेस को बिलोंग करता था, जब तो हम उसकी ए की जीरो से मल्टीप्लाई करते थे तब तो जीरो जीरो निकल के आता था, राइट। आपको याद होगा, तो एडिटिव ये जीरो वेक्टर है ये, इस अगर ये है, अगर ये प्रूफ हो रहा है, सो दैट देयरफॉर एवरी वेक्टर स्पेस कंटेन्स अ जीरो वेक्टर। इट मीन्स कह सकते हैं, इट मीन्स अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर? तो आप कह सकते हो दिस इज ट्रू, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, बी वाला पार्ट ये तो हो गया। कहते हैं अ वेक्टर स्पेस कैन हैव मोर देन वन जीरो वेक्टर, कहते हैं एक वेक्टर स्पेस के पास में एक से ज्यादा जीरो वेक्टर होगा। अब चलो एक तो बात आप ये समझो कि ऊपर वाले से कनेक्ट करना, एक तो वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ पे वाली बात तो सेटिस्फाई होगी कि एडिटिव वेक्टर है, सॉरी वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ पे एडिटिव एबुलियन ग्रुप थ्योरी सेटिस्फाई हो रही है। एक तो जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो कंफर्म है। अब एक से ज्यादा की बात हो रही है, मोर देन वन जीरो वेक्टर, ठीक है। अच्छा अगर आपको याद हो तो एक जगह जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने एक स्टेटमेंट डिस्कस की थी, यूनिकनेस। अगर आपको याद हो तो हमने एक जगह लिखा था, नोट्स का पलट के देख सकते हो आप लोग, यूनिकनेस। वो यूनिकनेस कहां पर थी, किस पॉइंट पे थी? वो ये थी कि जब हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते थे ना, एडिटिव आइडेंटिटी, तो हम लिखते हुए ये बताते थे कि भाई ये एक ही जीरो वेक्टर जो है बिलोंग करेगा, ठीक है, और वो यूनिक है, राइट, वो एक यूनिक वेक्टर है। हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, हमने इस बात को डिस्कस किया हुआ है कि जो भी जीरो वेक्टर होता है वो यूनिक होता है। अगर आप यूनिक वाली बात पे कंफर्म हो, मतलब इस बात पे अगर आप सेटिस्फाई हो, हाँ सर यूनिक वाली बात थी, हमको पता था कि यूनिकनेस थी, ठीक है। अगर आप यूनिक वाली बात पे हो तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर है। और इस चीज पर अगर आपको हल्का से डाउट है तो एक बार वेक्टर स्पेस जो एबिलियन ग्रुप वाली थ्योरी का हमारा डिस्कशन था उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। या तो आपके नोट्स में ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा डेफिनेटली, या वीडियो में जो डिस्कशन हुआ है यूनिकनेस वाली बात कि जो वेक्टर होता है वो यूनिक होता है, जीरो वाला, ठीक है। दो और दूसरी चीज हमने यहाँ पे भी चीज को प्रूव करा है, तो उसका मोर देन वन वाला, तो इस हिसाब से क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स, राइट, फॉल्स। तो गाइस थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूं आपके लिए, थोड़ा मैं इसको लिख देता हूं आप लोगों के लिए। कौन सा था ये, फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट। जस्ट आपको पता है कि एवरी a vector space can have more than one zero vector. A vector space can have more than one zero vector, ठीक है, वन जीरो वेक्टर, राइट। चलो आगे बात करते हैं बेटा। तो गैस वही वाली चीज है जो मैंने आपको पूरी बताई, अब मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूँ इसको। लिखना गाइस, एडिटिव आइडेंटिटी
since additive identity is unique, that is 0 is unique, but the 0 vector is unique, so that above statement is false. Is not true, मतलब ट्रू तो नहीं होने वाली, ठीक है, तो दिस इज फॉल्स, राइट। अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड, पढ़ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं वो हमसे, ठीक है। सी पार्ट है, कहते हैं an m into n matrix has m rows and n columns. ठीक है, ये तो जस्ट बहुत ज्यादा बेसिक इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे तो आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन की जरूरत है, ठीक है। जैसे को इन्होंने सिर्फ ट्रू फॉल्स पूछा है, उस हिसाब से अगर हम लोग इसको देखें तो अकॉर्डिंग टू मी, ओके, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हम लोग, दिस इज बेसिकली ट्रू, ये मेरे हिसाब से गाइस ट्रू है। रीजन मैं आपको बस एक ही बता सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जितना मुझे याद आ रहा है हमारी एक डेफिनेशन होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। जब हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे m×n मैट्रिक्स जो होता है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि जो फर्स्ट टर्म है वो रोज की बात करता है, सेकंड टर्म है वो कॉलम्स की बात करता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दैट्स इट, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और नहीं है। तो गाइस दिस इज ट्रू, इसे क्या ही लिखूंगा, ठीक है। तो गाइस ये आंसर सी वाला हमारा हो गया, ठीक है बेटा। चलिए अब डी की बात करते हैं। डी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है मुझे, देखते हैं क्या कहते हैं। इफ डी पार्ट कहता है इफ f and g are polynomials of degree n then f plus g is also polynomial degree n, है ना। यहाँ पे n मतलब exactly n की बात हो रही है, मैंने d और e दोनों साथ में कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो एटमोस्ट आ गया तो मतलब एक लिमिट आ गई, लेकिन यहाँ पे n इज इक्वल टू n है, राइट। तो गाइज जहां तक मुझे याद आ रहा है अभी हम लोगों ने यहाँ पे 1.2 में कुछ ऐसे कुछ सॉल्व किया था, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एक्जैक्टली n वाला, ठीक है। यानी हमने इधर ये गाइज हमने इधर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था सी पार्ट, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एक्जैक्टली n, और हमने ऐसा कुछ रखा था p और q लिया था, वो उन्होंने f और g बोला है, इतना फर्क है। हमने चेक किया था कि वो n का नहीं था, डिग्री n नहीं थी, तो गाइज वो बात सेटिस्फाई नहीं हुई थी। इट मीन्स गाइज ये हमारा, इसका मतलब गाइज ये हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। आर यू विद मी? फॉल्स, ठीक है ना गाइज, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। देख लो एग्जैक्टली n की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये चीज सेटिस्फाई नहीं होगी, ये फॉल्स होगा, राइट। चलिए अब हम करते हैं e की बात। अच्छा मैं फिर बोल रहा हूँ ये फॉल्स है, इसका प्रूफ आप बोलोगे जस्टिफाई द आंसर, गाइज वो गिवन है, मैंने आपको बताया हुआ है, करवाया हुआ है। इसके अगला वाला जो 1.2 में था ना वाला, द सेट ऑफ पॉलिनोमियल सी पार्ट, इसी वही सेम आंसर इसमें भी आएगा, ठीक है। हाँ ई वाले में देख लेते हैं, ई वाले में कुछ सेम लिखा हुआ, बस एक फर्क आ गया यहाँ पे एटमोस्ट का, ठीक है। तो गाइस एटमोस्ट वाली बात तो आप शायद समझ पा रहे हैं, एटमोस्ट का मतलब हो जाता है, जैसे आप एटमोस्ट को इस तरीके से समझना, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई किसी पर्सन के मार्क्स हैं वो एटमोस्ट 100 आ सकते हैं, मैक्सिमम 100 आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि 100 से कम ही रहेंगे हमेशा, 100 के बराबर भी हो सकते हैं। तो एक डिस्कशन, लेकिन वो कंफ्यूजन है, नॉट 100% श्योर। तो गाइस हमें यहाँ पे आधा अधूरा आंसर नहीं देना, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट स्टेटमेंट देनी है, राइट। सो अगर ये एटमोस्ट की बात बता रहे हैं, अगर हम इसको बिल्कुल उसी वाले मेथड से सॉल्व करें जिसको मैं डी वाले में रेफरेंस बना के बात कर रहा हूँ, सो गाइज सॉल्व तो वो हो जाएगा, है ना, कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, किसी भी तरीके से आप देख लो सॉल्व वो हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वो जो भी वैल्यू आएगी वो n का फंक्शन रहेगा, वो n की पावर रहेगी, सॉरी n की पावर रहेगी, फंक्शन x का होगा, पावर n की रहेगी, वो कुछ भी पावर हो, वो है तो एटमोस्ट n ना, मतलब मैक्सिमम n होनी चाहिए। तो गाइस ये चीज मेरे ख्याल से ट्रू होगी, ठीक है। मैं आपको इसको प्रूव भी करके बता देता हूँ, गाइस ये ट्रू होगा मेरे हिसाब से, क्लियर।
चलो मैं आपको बताता हूँ इसको, ई वाला पार्ट था ये, जैसे उन्होंने लिखा ना इफ, वही ठीक रहेगा। इफ एफ एंड जी आर पॉलिनोमियल, वो मैं सोच रहा था कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। एस को भी लिख लेंगे हम, एस को भी लिखेंगे, ये भी लिख लेते हैं। ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन, देन वही सेम स्टेटमेंट, देन एफ प्लस जी। ठीक है, ये गाइस मैं इसलिए लिख रहा हूँ, एग्जामिनर को पता लगना चाहिए आप कौन सा वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हो, डी और ई। ठीक है, देन एफ प्लस जी is also a, f and g is also a polynomial degree at most n। ठीक है, at most n, राइट। इसको अब की फॉर्म में लिख लें तो वही स्टेटमेंट है। पी एक्स, गैस देखो मैंने लिखा है फॉर जी था, लेकिन मैं पी एक्स एक को ही डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि वो एक जो है दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए मैंने पी एक्स लिख रहा हूँ, राइट, पी एक्स लिख रहा हूँ। और जो एफ और जी है वो पी एक्स को ही, पी एक्स से ही डिनोट हो रहे हैं, राइट। हम ये कह सकते हैं इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैंने अब मान लो एफ एक्स लिया, एफ एक्स मान लो ये लिया ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस का वन एंड सो ऑन। ठीक है, ए वन एक्स एंड ए जीरो। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ पॉलिनोमियल फंक्शन, नो डाउट। ऐसे मैंने जी एक्स लिया, बी एन एक्स टू द पावर, देखो मेरी मर्जी का मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने बी एन ले लिया। ठीक है, और बी वन एक्स और बी नॉट, this also belongs to polynomial, and if we add both, हम अगर दोनों का ऐड कर देते हैं तो what will we get from here? It is basically an plus bn into x to the power n, and after that an minus का 1 plus bn minus का 1 into x to the power n minus का 1, so on till b1 plus का a1 into x plus b naught plus का a naught, right? This term is also belongs to a polynomial. बात आती है at what degree? At most n degree, right? तो गाइस इस हिसाब से अगर देखें तो यस ट्रू हो रही है, बात सेटिस्फाई हुई है, सो वी कैन से दैट कि अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। गाइस मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से कि कहना क्या चाहते हैं हम? देखो डी और ई में फर्क बस इतना सा था कि वहां पे एग्जैक्टली एन नहीं है, मतलब एन एग्जैक्टली ही बात हो रही है, यहाँ पे है तो एटमोस्ट की बात हो रही है। ठीक है, ये फॉल्स, ये ट्रू, राइट। चलो आगे बात करते हैं, हम लोग इधर तो है ठीक ठाक है। ठीक है, चलो 1.4 का डिस्कशन करते हैं। कहते हैं प्रूव दैट अ जीरो वेक्टर जीरो ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज यूनिक। यूनिक वाली बात जो इधर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे ना यूनिक वाली बात को लेकर, वो इधर उन्होंने प्रूव करवा ली, चलो फायदा हो गया। इंटर रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, इसको थोड़ा अलग से बताते हैं हम लोग। ठीक है बच्चा, इसको थोड़ा अलग से देख लेते हैं। यूनिकनेस, हम इसका यूनिकनेस, आपको एक चीज और याद होगी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, हमने स्केलर्स का यूनिकनेस भी प्रूफ किया था, मुझे याद आ रहा है, हम लोगों ने स्केलर्स का यूनिकनेस भी प्रूफ किया था, जहां पे हम लोग कहते थे रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको नोट दिखा देता हूं उसके, आई थिंक डायमेंशंस के बाद थे, कुछ याद आया? ये याद आया कुछ यूनिकनेस? तो यूनिकनेस यहाँ पे स्केलर को यूनिकनेस चेक किया है, वहां पे वो वेक्टर की बात कर रहे हैं। मैं आपको जैसे बताना चाहता था कि भाई एक ऐसा भी टर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट, तो उसी को बेसिस बना के गाइस हम लोग इसको करते हैं। चलो मैं गाइस इसको प्रूफ करवाता हूं मैं आपको, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट है पूरी, ये ओरल तो नहीं हो सकती। ठीक है, चलो आई थिंक इट्स 1.4 जो भी है, सॉल्व करते हैं इसको। हमसे क्या बोला गया, जीरो वेक्टर
जीरो वेक्टर दैट इज, जिसको हम जीरो से डिनोट करें, जीरो ऑफ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस इज यूनिक। ठीक है, ये चीज बोली गई है। अब चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। गाइस बिल्कुल देखो, प्रूफ है, स्टेटमेंट है, तो उसमें तो कुछ ज्यादा समझने वाली बात होती नहीं है, प्रूफ बस एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन गाइस लेट इफ पॉसिबल वेक्टर स्पेस, जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, हमें एग्जांपल लेना है। लेट इफ पॉसिबल, या इफ पॉसिबल हटा दो, इस सिंपल कह सकते हैं लेट अस assume that vector space has two zeros। ठीक है, 2 0 लिखते हैं। ठीक है, मान लो एक जीरो है, एक जीरो डैश है। क्लियर गाइस, अजम्पशन ले रहे हैं दो जीरोस की। अगर आप ध्यान से देखो तो इससे पहले हम लोगों ने ट्रू फॉल्स में मोर देन वन वेक्टर की बात हमने डिनाई करी थी। यानी आप कह सकते हो इस सेम स्टेटमेंट में बी पार्ट भी सॉल्व हो रहा है, ए पार्ट भी सॉल्व हो रहा है ट्रू फॉल्स वाले का। ठीक है, हमने अजम्पशन ली। अब ये बात तो हमें पता है कि भाई जीरो और जो जीरो डैश है, दिस इज अ वेक्टर स्पेस, नो डाउट। ये जो है ये हमारा वेक्टर स्पेस है, ऑब्वियस ही बात है, तभी तो हमने वहां से दोनों को उठाया है। अब अगर मैं मान लो एक ए टर्म ले लूं जो कि हमारे वेक्टर स्पेस को बिलोंग करे, यू नो, ए वेक्टर, ए टर्म ले लिया जो वेक्टर स्पेस को बिलोंग करे। ठीक है, अब दिमाग में रखना गाइस, अब अगर इस ए में मैंने एडिशन किया जीरो का, राइट, या फिर मैंने जीरो को ए में प्लस किया, तो ये हमेशा रिजल्ट क्या देगा, ए। एक तो ये पॉइंट देख सकते हो, साथ साथ अभी भी देख सकते हो कि अगर आपने ए में जीरो डैश को प्लस किया, या साथ साथ आपने जीरो डैश में ए को प्लस किया, ये हमेशा जो आउटकम देगा वो देगा ए। इट मीन्स बट अगर आप इस स्टेटमेंट को देखो और इस स्टेटमेंट को देखो कि a प्लस जीरो इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू a प्लस जीरो डैश, सेम। एंड वी कैन इजीली से दैट कि आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट करके कह सकते हो कि भाई हाँ जीरो इक्वल्स टू दिस। मतलब ये बात तो सेटिस्फाई हो गई हमारी, समझ रहे मेरी बात को गाइस, ये बात तो ये सेटिस्फाई हो गई हमारी। तो एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको कट कर दो, कैंसिल आउट, and we can say that this mean that कि जीरो इक्वल्स टू जीरो डैश। तो हमने दो वेक्टर्स माने थे, जो दो जीरोस वेक्टर्स माने थे, और वो कैलकुलेशन के बाद में बराबर आ गए, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर जीरो वेक्टर दो भी है ना, ये चीज बता रहा है अगर जीरो वेक्टर दो भी हैं तब भी वो सेम है। ठीक है, इट मीन्स यूनिक है। भाई आपको मैं एक ही बताता हूँ, जब आप लोग रूट्स पढ़ते थे, रूट्स उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो अल्फा और बीटा निकालते थे, और अगर वो अल्फा बीटा दोनों बराबर आ जाया करते थे तो आप सिर्फ एक ही रूट बोलते थे, ओनली वन रूट, जिसे आप इक्वल रूट भी कह सकते थे, और आप इसे यूनिक नाम भी देते थे क्योंकि एक ही रूट है और वो यूनिक है, राइट। यूनिक होने का मतलब दूसरा भी यही है, दूसरा भी यही है, तीसरा भी यही है, तो यूनिक है। ठीक है, डबल रोल अगर है तो डबल रोल फिर एक ही बंदा डबल रोल प्ले कर रहा है। डबल रोल की मतलब ये नहीं होगा कि दो लोग हैं, नहीं, दो लोग नहीं है, पर्सन यूनिक है, पर्सन एक ही वो डबल रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो ये एक हो गया। एक चीज आप ये भी कह सकते हो, एक चीज आप ये भी मान के चल सकते हो, जैसे एक तो ये मेथड हो गया। साथ साथ अगर आप मान लो इसी में ही माइनस ए ले लो, इसी में बात, मैं इसी की बात करूंगा, इसी चीज की थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन के लिए। आपको तो नहीं सर हम इसको कट नहीं करना चाहते, जो गाइस वेक्टर्स कट नहीं होते, मैं आपको बता देता हूँ वेक्टर्स ऐसे कट नहीं होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, माइनस ए ले लेता हूँ जो वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहा है, और फिर इस माइनस ए को ऐड करता हूँ बोथ साइड। इसे मान लो इक्वेशन 1 बोला मैंने, तो हम बोलेंगे ऐड माइनस ए ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये a प्लस जीरो प्लस माइनस का a इज इक्वल्स टू a प्लस जीरो डैश प्लस का माइनस का a। अब ये कट हो सकता है, मतलब इधर ये कट हो सकता है, और जीरो देखते हो तो जीरो इक्वल्स टू जीरो डैश आ गया।
राइट। यहाँ से ये बात सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स वर्ट कि जो जीरो वेक्टर होता है ना, जीरो वेक्टर गाइस वो यूनिक होता है, इज यूनिक। क्लियर? मैं मान सकता हूँ आपको गाइस ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब गाइस इससे दोनों के आंसर मिल गए आपको। कौन से वाले, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आपको ये वाला आंसर भी मिल गया, ए वाला भी आंसर मिल गया, बी वाला आंसर मिल गया। मतलब इस प्रूफ से ए और बी दोनों सॉल्व हो गए, कनेक्टिविटी है। क्लियर? चलिए गाइस 1.5 सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये हो गया हमारा। कहते हैं व्हाट मैट्रिक्स इज द जीरो वेक्टर ऑफ द स्पेस M2 × 3। ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स होगी जो जीरो वेक्टर होगी ऑफ दिस बहुत इजी है यार, ये तो गिवन आप मान के चल सकते हो, बस वो प्रूफ ही करना होगा। गाइस वो जीरो वेक्टर वाली बात तो आपको पता ही है। गाइस इसको सॉल्व करने की जरूरत पता नहीं क्या हो तो कर सकते हो। चलो मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ चीजें। जीरो वेक्टर की खास बात क्या होती है, इफ यू ऐड दैट जीरो वेक्टर, उस मैट्रिक्स को अगर आप किसी नॉन जीरो वेक्टर में ऐड करते हो तो रिजल्ट नॉन जीरो वेक्टर का निकल के आता है। राइट, तो ये हमें प्रूफ करना चाहिए। इसको अगर प्रूफ भी देख लेते हैं हम लोग इसका। ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट का, जो गिवन है ना, जो पूछा है वो नहीं लिख रहा हूँ मैं। मान लेता हूँ मैंने मान लिया, लेट सपोज ए दे रखा है मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, राइट। और दिस इज 2 × 3 मैट्रिक्स, रो इनटू कॉलम, 2 रो हैं 3 कॉलम से। अच्छा, एक मैंने ऐसे जीरो मैट्रिक्स मान ली, इट इज 0 0 0 0 0 0, अगेन इट्स 2 × 3। देखो ये मैंने अजम्पशन करी है, ठीक है। ये जीरो मैट्रिक्स है। अभी इस जीरो मैट्रिक्स को मुझे अपनी स्टेटमेंट से डिफाइन करवाना। अगर मैं आपको अपनी स्टेटमेंट भी दिखाऊं यहाँ पर, अगर मैं अपनी स्टेटमेंट दिखाऊंगा यहाँ पर, कहते हैं व्हाट मैट्रिक्स इज द जीरो वेक्टर। कौन सी मैट्रिक्स होगी जो जीरो वेक्टर को डिफाइन कर रही होगी? ठीक है, उसी की मैं अगर आपसे बात करूं तो मुझे मैट्रिक्स बतानी जीरो वेक्टर के लिए। क्लियर? मैट्रिक्स बतानी जीरो वेक्टर के लिए, तो इसलिए मैंने प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ भाई इस वेक्टर का एडिशन करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर मैंने ए में 0 को प्लस किया, मान लो दैट इज 1 + 0 2 + 0 3 + 0 4 + 0 5 + 0 6 + 0, right? And again this is 2 × 3 matrix. Clear? And after that the result is same. What is the result, guys? And one more thing, you can also write as a + 0, मतलब आप इनको ये पूरी मैट्रिक्स एंड प्लस दिस मैट्रिक्स, राइट, वो निकल के आएगा। इट इज 1 2 3 4 5 6, so this is a, राइट। ऐसे 0 + a करते हैं अगर इसको, तो गाइस मैं ये कहना चाह रहा था 0 0 0 0 0 0 2 × 3 प्लस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं ये कह रहा था। तो जस्ट इसको लिखने का तरीका वही हो जाएगा, 0 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 4 0 + 5 0 + 6, and the result is 1 2 3 4 5 6। that's the same a। और अगर ये सेम a आ रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये जो a + 0 है या फिर 0 + a है। ठीक है, एंड वही वाला कंसेप्ट अगर आप चाहो तो सब्ट्रैक्शन एडिशन करके आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे एक मैट्रिक्स ऐसी है 2 × 3 की जो कि है 0 0 0 0 0 0। दिस इज अ जीरो वेक्टर ऑफ दिस, राइट। तो आप कह सकते हो जीरो वेक्टर, अब स्टेटमेंट में आप कह सकते हो कि जीरो वेक्टर ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। इस मैट्रिक्स का जो जीरो वेक्टर होगा वो ये होगा। क्लियर गाइस? क्लियर? आप इसको जस्ट इज इक्वल टू 0 ये डिनोट कर सकते हो। आपको पता होगा एक जगह पढ़ाते हुए मैंने 0 बार लिया था, ये था कि जिस टाइप का फंक्शन है उसी को डिफाइन कर रहा है, राइट। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बच्चों अच्छे से? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, हमारा अच्छा 1.4 भी हो गया था, 1.5 भी हो गया। चलो जी,
1.6 देखते हैं क्या कहता है वो। कहते हैं प्रूव 1.6 को कहते हैं प्रूव दैट द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, जरा इसकी स्टेटमेंट में अभी बताऊंगा आपको, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। एडिटिव इनवर्स डिफाइंड इन एक्सियम 4 ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज यूनिक, राइट, इज यूनिक। अच्छा ध्यान, शायद इनवर्स दोबारा आ गया, तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है। ठीक है, दिस इज एडिटिव इनवर्स ओनली। अच्छा अब गाइस देखो, एक तो एक्सियम 4 पे ध्यान मत दो, वो एक अलग बात है। उन्होंने सिर्फ इतना सा बोला है कि एडिटिव इनवर्स उठाना है और आपको बताना है कि वो यूनिक है। यूनिक का मतलब जस्ट ये आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स, अगर मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स होती ए, कैपिटल ए, पहले मैं आपको ओरल समझा रहा हूँ, मैट्रिक्स होती ए और उसमें से मैं एलिमेंट या पार्ट उठा लेता स्मॉल ए जो उसको बिलोंग कर रहा होता। ठीक है, मान लो उठा लेता वहां से। अब अगर मैं कहता कि इस ए के इनवर्स है, इस ए का इनवर्स है, राइट, इस ए का इनवर्स, देखो कहते उन्होंने यूनिक की बात करी है, तो इसके जो एडिटिव इनवर्स होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, मतलब यूनिकनेस का मतलब क्या होगा, जो इनवर्स है अगर 2 हैं तो वो दोनों बराबर होंगे। तो मैंने मान लो ए के ना 2 इनवर्स हैं, एक बी है और एक सी है, राइट, एक बी है और एक सी है। अब अगर आपने इन दोनों इनवर्सेस को बराबर कर दिया, अगर आपने दोनों इनवर्सेस को बराबर कर दिया तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ए में आप दोनों में से किसी भी इनवर्स को ऐड करो, वो यूनिक आंसर देगा, मतलब वो बराबर होगा, मतलब बी और सी दोनों बराबर होंगे। क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होगा तो ए में कुछ भी प्लस करो, वो आपका ए जो होगा वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके यूनिक रिप्रेजेंटेशन अगर आपको याद हो तो हमने कुछ टाइम पहले भी कुछ क्लास पहले भी यूनिक रिप्रेजेंटेशन का डिस्कशन किया था, राइट। तो वो चीजें बहुत ईजी है, तो मैं आपको करा देता हूँ गाइस इसको। ठीक है, आपको इसको करा देता हूँ। ओके, इजी है गाइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत आसान है। स्टेटमेंट है जो आपको मैंने पूरी स्टेटमेंट ओरली बता दी है। अब गाइस टू द पॉइंट में सॉल्व कर लो इसको। मान लो हमारे पास में एक V है वेक्टर स्पेस, V बी अ वेक्टर स्पेस, राइट। अच्छा एक हमारे पास में अजम्पशन में और ले रहा हूं, लेट A इज अ मैट्रिक्स और स्मॉल a बिलोंग्स टू A, क्लियर। एंड ऑल्सो सपोज A has 2 additive inverse, A has 2 additive inverse, A has 2 additive inverse, मान लो B एंड C, राइट, मान लो B एंड C। अब अगर मैं A का B में करता हूं, ठीक है, अगर देखो इसको ना इस चीज से समझना, अगर आप शायद समझ पा रहे हो चीजों को, अब इसको इस चीज से समझना, इनवर्स, व्हाट डू मीन बाय इनवर्स। इफ यू बेसिकली ए का एक इनवर्स है बी, ए का एक इनवर्स है बी, तो वो इस तरीके से होगा कि उनका अगर आप सम कर देते हो ना, सम, तो 0 निकल के आना चाहिए। गाइस देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, इफ यू ऐड टू विद बेसिकली माइनस का 2, अगर आपने -2 के अंदर 2 को ऐड कर दिया, देन द रिजल्ट बिकम 0। दिस इज ए इनवर्स, राइट, मैं वो चीज बोल रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, -2 इज द इनवर्स ऑफ द 2, राइट, तो ये रिजल्ट 0 आना चाहिए। अच्छा अब इसको ऐसे बोल लो या B+A बोल लो, बात एक ही रहेगी, क्लियर। ये इक्वेशन 1 मान लो, जैसे मैंने B बोला ना, B का A से कनेक्टिविटी करी, ऐसे मैं C की भी करूंगा। मान लो A+C करता हूं और C A का इनवर्स है, तो रिजल्ट 0, एंड आप इसको C+A भी कह सकते हो, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब गेम कहां पे आया है, रुक कर, वो कहते हैं कि अगर आप ये कह रहे हो ये शो करो, क्योंकि आपको यूनिक प्रूफ करना है, सो यू हैव टू प्रूव फॉर यूनिकनेस we have to prove, to show, or we can also that to show B equals to C, right, B equals to C, गाइस ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं इसका, जस्ट मेथड कह सकते हो आप, कैलकुलेशन। मान लो मैंने बोला कि जो B है, B इज इक्वल टू, अब B क्या है आप कह सकते हो, ठीक है सर B है, B में मैंने, देखो क्या समझना, टेक्निक है सॉल्व करने की, B है, B इज इक्वल टू, B इज ऑब्वियस बात है B इक्वल्स टू B, एंड अगर उस B में मैं 0 ऐड कर दूं
तो ऑब्वियस बात इट इज ऑल्सो अगेन इक्वल्स टू बी, राइट। बी में 0 ऐड कर दिया, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक फर्क पड़ गया, मुझे पता है यहाँ पे जो 0 है ना, 0 जो है वो a प्लस बी डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और एक तो ये है, और 0 क्या क्या डिफाइन कर रहा है, a प्लस सी। तो मैंने यहाँ पे a प्लस सी, दोनों बातें हैं, सी इक्वल टू भी कर सकते हो, बी इक्वल टू भी कर सकते हो, a प्लस सी लिखा, राइट। उसके बाद में b प्लस ए, इन दोनों का मैंने आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूं, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो कहता है कि अगर दो ब्रैकेट है तो उनका रिजल्ट ये भी सेम आएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ b प्लस ए क्या था, b प्लस ए इट इज इक्वल्स टू 0, you can say that equals to 0, 0 प्लस का c, एंड 0 का अगर c का 0 में प्लस हो रहा तो इट्स रिजल्ट c, तो b इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर था, b के, हेंस प्रूव्ड b इक्वल्स टू c। और आप चाहो तो c के हिसाब से भी लेके चल सकते हो, c इज इक्वल्स टू c प्लस 0, एंड c प्लस 0 की जगह लिखा आपने a प्लस का b, और आपने फिर इसका c प्लस a कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से, और यहाँ पे c प्लस a को आपने 0 कर दिया, गिवन इंफॉर्मेशन इनवर्स है वो गिवन है, ये b, तो b इज इक्वल टू है और ये c था, राइट। तो हेंस प्रूव b इक्वल टू c कर लो, c इक्वल टू b कर लो, रिजल्ट एक ही होगा, बात एक ही होगी। क्लियर फ्रेंड्स, मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है। चलिए, कंसेप्ट है, अच्छा था क्वेश्चन, बस इसमें आप ये लिख सकते हो एडिटिव इनवर्स इज यूनिक, राइट। अगर हम देखें हमारे पास तो ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, कौन सा, 1.6, ठीक है। चलेगा ये, अब हमारे पास में अगेन ट्रू फॉल्स आए, 2.2 पर ट्रू फॉल्स आए हैं, 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। ओरल है तो ओरल कर लेंगे, ठीक है गाइस, थोड़ी सी नॉलेज है यहाँ पे। पहला पार्ट कहते हैं, फर्स्ट पार्ट रीड करिए गाइस, कहते हैं एनी सेट कंटेनिंग अ जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट, राइट, ट्रू गाइस, नो डाउट, ऑलरेडी करा रखा है गाइस हमने ये, कह दिया, मैंने आपको रिमार्क लिखवाया था, अगर आपको याद हो, जीरो वेक्टर जो होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ऑलवेज ऑलवेज, राइट, कहीं बताने की जरूरत नहीं है इसको। ओके, बी पार्ट, अ बेसिस मस्ट कंटेन 0, इट इज ट्रू और फॉल्स। बात बताओ, अगर आप अपने बेसिस वाले नोट्स को देखोगे तो आपको जब बेसिस की बात करते थे हम लोग, तो बेसिस प्रूफ होने के लिए 2 बातें हुआ करती थी, पहला होता था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, राइट, पहला होना चाहिए था लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा स्पैन। चलो स्पैन तो एक अलग चीज हो जाती है जो यहाँ पे प्रूफ नहीं हो पाएगी अभी क्योंकि इंफॉर्मेशन कम है, लेकिन अगर ये बेसिस बता रहे तो कहना चाह रहे हैं 0 कंटेन करेगा, मुझे एक बात बताओ आप, 0 को हमने अभी भी यहाँ पे एक चीज बताई कि 0 इज लीनियरली डिपेंडेंट, हम सबको पता है कि 0 जो होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, राइट, लीनियरली डिपेंडेंट। अब अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, जैसे हम ये कहते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ बी पार्ट में, यहाँ बताता हूँ आपको थोड़ा सा, हम सबको पता है कि बेसिस की प्रॉपर्टी के लिए वेक्टर का लीनियरली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, राइट, हाँ, ओके, एंड वी ऑल्सो नो दैट 0 इज लीनियरली डिपेंडेंट, अभी जस्ट प्रूफ भी करा, और ये हमारी एक रिमार्क भी है, मैंने जो गाइस आपको लिखवाया था, बताया भी था। अगर ये है तो गाइस ये हमारी ना, अगर 0 हम कहते हैं बेसिस में 0 आ रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर द डेफिनेशन ऑफ बेसिस, ये स्टेटमेंट क्या शो कर रही है, दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट डेफिनेशन ऑफ बेसिस, बेसिस, बिकॉज बेसिस की डेफिनेशन में लीनियरली इंडिपेंडेंसी है एंड 0 लीनियरली डिपेंडेंट होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट, राइट, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, रीजन आप इतना भी बता दो काफी है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए सी पर आते हैं, कहते हैं सबसेट्स ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, सबसेट्स ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ, वैसे क्यों बताऊंगा, मैंने आपको लिखवाया है, ये भी रिमार्क में बताया है, जैसे एग्जांपल ये मान लो, पहली बात तो फॉल्स है ये, ठीक है, ये फॉल्स है, मान लो मेरे पास में
सेट ऑफ वेक्टर्स है 0,1, 1,0 एंड 2,15। ठीक है, नो डाउट दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर, चलो मान ली बात हमने, क्योंकि आपको याद होगा इन दोनों का स्केलर, दिस इज v1, दिस इज v2, दिस इज v3, तो v3 जो होगा वो cv1 प्लस c2v2, c1v1 c2v2 एक थर्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट, ये बात आपको पता है। लेकिन अगर मैं इसका सबसेट निकालूं, अगर मैं इसका सबसेट की बात कर लूं, तो उसके हिसाब से मैं अगर 0,1 और 1,0 लिया हूं, तो क्या ये अभी भी लीनियरली डिपेंडेंट रहा? नो, इट बेसिकली बिकम्स अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट राइट गाइस, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा, तो दिस स्टेटमेंट फॉल्स। क्लियर गाइस, दिस इज फॉल्स, राइट। उसके बाद साथ में सबसेट्स ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ जी बेटा, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर मैं उसका सबसेट निकालता हूं, हाँ जी, उसका अगर मैं सबसेट निकाल दूंगा, ये भी मैंने आपको समझाया था कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन करके लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो डिपेंडेंसी आ जाए। लेकिन अगर लीनियरली इंडिपेंडेंस का कॉन्ट्रैक्शन सॉरी एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर कोई डिपेंडेंट भी आ गया ना, तब भी वो इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस के लिए कोई ना कोई एक वेक्टर अलग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, तो पूरा का पूरा सेट इंडिपेंडेंट आ जाता है। और डिपेंडेंसी के लिए सारे के सारे सेट जो है आपस में कनेक्ट रहने होने चाहिए, उनमें से अगर एक भी अलग हो गया तो चीज खराब हो जाएगी। तो दिस स्टेटमेंट अगेन फॉल्स। ठीक है, ये वाली बात दोबारा, ये वाली बात फॉल्स हो गई। ठीक है, अच्छा मैं अगर आपको बताऊं, इधर ये दोनों सीओडी आपस में कनेक्टेड है। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, आप मेरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, आप मेरी बात को ना काउंटर एग्जांपल लेकर आ सकते हो। अगर आप यहाँ पे सारे के सारे वो एग्जांपल ले आओ जो हर तरीके से डिपेंडेंट हो, हर तरीके से, जैसे ये इस पे डिपेंडेंट, ये इस पे डिपेंडेंट, ये इस पे डिपेंडेंट, हर तरीके से डिपेंडेंट हो, मतलब पूरा का पूरा टू का टेबल टाइप रख दो, स्केलर प्रोडक्ट ले आओ। ठीक है, तो गाइस आप इनका कॉन्ट्रैक्शन कर दो, ऐसा भी हो सकता था कि डिपेंडेंसी आ जाती। तो गाइस इट डिपेंड्स ऑन दिस ओनली, राइट। ये गाइस आपके S इज इक्वल टू भी डिपेंड है। और गाइस जब हमने डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी का डिस्कशन किया था, तो गाइस ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो उसी चीज पे गाइस ये चीज भी डी वाला पार्ट भी सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर, चलिए गाइस अब इसमें एक पार्ट आता है ई वाला। गाइस ये बात समझ में आ रही है ना आपको? डोंट से कि सर आपने ये ऐसी इधर ही समझा दिया, नहीं बेटा, एक चीज बता रहा हूँ, जो ओरल डिस्कशन है उसका ओरल कर रहा हूँ, और ओरल भी मैं उसका कर रहा हूँ जो मैं पहले से बता चुका हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं करनी है। स्पून फीडिंग एक लिमिट तक अच्छी लगती है, जैसे इसमें मैंने आपको हिंट दे दिया, इसमें ये लिख दिया, दिस फाइन बेसिकली, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, राइट, थोड़ा दिमाग में रखना चीजों को। कहते हैं इफ a1 v1 a2 v2 and so on an vn is equals to 0 then all the scalars a के are 0। अब ये बात कह रहे, इसको मैं करा देता हूं आपको। उन्हें बोला ये सारी 0 हैं, तो स्केलर 0 होंगे, ट्रू और फॉल्स बताओ। आपको सर ट्रू और फॉल्स कैसे बताएं यहाँ पर, क्योंकि तो आधी इंफॉर्मेशन है, आधी इंफॉर्मेशन देखो, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ई पार्ट है, आखिरी पार्ट है। उन्होंने बोला कि अगर a1 v1 a2 v2 एंड सो ऑन an vn है इक्वल्स टू 0, राइट, an vn इक्वल्स टू 0, तो ये जो a के है ना, a के जो है ये जो a के है ना, कहाँ गया, ऑल 0, राइट, सबके सब क्या होंगे 0, पढ़ना अच्छी बात होती है ना, ऑल 0। ठीक है, ये गिवन बोला उन्होंने। गाइस अगर आपने डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस वाली बात पढ़ी है, तो गाइस अब मुझे बताओ कि अगर इसके सारे स्केलर्स 0 होंगे तो ये
मतलब स्टेटमेंट ट्रू है तो कब ट्रू है, फॉल्स है तो कब फॉल्स है। ठीक है, अगर आप शायद समझ पा रहे हो तो आपको यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंसी एंड लीनियरली इंडिपेंडेंसी की डेफिनेशन को इस्तेमाल करना है, राइट। तो गाइस इसका ट्रू और फॉल्स कब कब होगा वो आप बताओ। गाइस एक बात हम लोग क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, इतना तो मैं आपको होमवर्क दे ही सकता हूँ ठीक है, चलिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, आगे बात करते हैं। अब हमारा बचता है ये वाला 2.3, राइट। 2.3 कहते हैं गाइस ये बस हमारा लास्ट बचता है, इसको भी देख लेते हैं। कहते हैं रिकॉल दैट अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ दिस, ठीक है, राइट, हम इतना पता है हमें। कहते हैं राइट डाउन अ बेसिस इन द स्पेस ऑफ सिमेट्रिक 2 into 2 मैट्रिक्स, ठीक है। देयर आर मेनी पॉसिबल आंसर्स, ठीक है, वो एक अपने हिसाब से कह रहे हैं क्योंकि गाइस हमें एक अपनी मर्जी से लेना पड़ेगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द बेसिस, गाइस आपको पता है एलिमेंट्स की बात कर दी उन्होंने, तो कहीं ना कहीं गाइस उन्होंने आपसे डायमेंशंस की बात कर दी है, राइट, डायमेंशंस की तो अगर आप देखो गाइस पहली बात तो हम 1 by 1 चीजों को सॉल्व करते हैं, वो मेरे को अपनी काम की चीज दिखी इसलिए मैं रुक गया। उन्होंने बोला राइट डाउन अ बेसिस इन ए स्पेस मैट्रिक्स ऑफ दिस, फुल स्टॉप, ठीक है। चलो ये पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इतना, ठीक है, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे हम एलिमेंट बताएंगे। गाइस मैं आपको बता देता हूँ ये डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस रिप्रेजेंट द डायमेंशंस, राइट, ये डायमेंशन, ठीक है। अच्छा इसको तो गाइस मैं हम यही सॉल्व कर लेते हैं यार, इस 2.3 को, स्पेस हमारे पास में है, ठीक है, इसको मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं करा हो तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके देख लेना, आपको ही मिल जाएगा, ठीक है। ओके सो कहते हैं जी बेसिस बताओ, तो गाइस बेसिस के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे पहले तो मैं बता दूं ए ट्रांसपोज का मतलब आपको तो पता ही होगा कि कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो जिसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो, ठीक है, वो तो चलो इजी सी बात है। उसके बाद में हमें बेसिस बताना, तो बेसिस गाइस आप एक एग्जांपल ये मान लो, बेसिस 0 0 0 1, ठीक है। अब वो एक ऐसा बेसिस है भाई, देखो मैं आपको एग्जांपल दूं, एक तो ये हो गया, एक आप जनरल इसको मान लो A11 A12 A21 और एक A22, ये हमारी 2 into 2 मैट्रिक्स हो गई, राइट, 2 into 2, उन्होंने कहा 2 into 2 मैट्रिक्स की बात करी है। तो अगर जैसे अगर मेरे पास में A था तो A का ट्रांसपोज क्या होता, A का ट्रांसपोज होता है A11 और A22 अपनी जगह पे रहता है, A21 और A12 ये हो जाता है, मतलब A21 और A12 ने अपनी प्लेस बदला है। तो आप ये कह सकते हो कि A ट्रांसपोज A के बराबर कब होगा, जब इफ एंड ओनली इफ व्हेन इफ एंड ओनली इफ A12 A21 के बराबर होगा। आप खुद सोचो ना यार, आप खुद सोचो, ये और ये दोनों बराबर कब होंगे, देखो ये इसके बराबर, राइट, ये इसके बराबर, राइट, लेकिन आप देखें तो ये कॉरस्पॉन्डिंगली ये और ये बराबर नहीं आ रहा, ना ये इसके बराबर आ रहा, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब A12 और A21 बराबर होगा, राइट। अब जब ये बराबर हो गए तो कहते अभी दो टर्म नहीं है, एक ही टर्म बचा, क्लियर, अभी दो थोड़ी, अभी एक बचा। इट मीन्स व्हाट, कि अगर ये सिमेट्रिक वाली बात ना करते, मैं आपको बता देता हूँ गाइस, पहली बात तो दिस इज द आंसर, तो गाइस ये तो बेसिस हो गया, ठीक है, जिस 2 into 2 मैट्रिक्स वाले बेसिस की बात की थी, ठीक है, एक बात तो यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है गाइस, यहाँ तक बात खत्म हो चुकी है, बेसिस की बात की थी वही बेसिस आ गया, और उन्होंने खुद बोला बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं, तो आप बहुत सारे बना सकते हो। अब बात आती है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द बेसिस। अब मुझे एक बात बताओ, एलिमेंट्स कितने होंगे, एलिमेंट्स कितने होंगे, अब खुद सोचो, 1 2 2 3, आप बोलो सर 3, 2 के बाद 3 आता है, नहीं बच्चा, आप खुद सोचो ये दोनों तो बराबर है, तो 4 एलिमेंट थोड़ी हुए। अगर कोई भी ऐसा बेसिस जिस जो ट्रांसपोज भी हो तो उसमें एलिमेंट जो होंगे 3 होंगे, राइट। तो यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर बेसिस हैज, इन दिस टाइप ऑफ बेसिस हैज 3 एलिमेंट्स, राइट, बिकॉज A21 और A12 आर सेम, मस्ट बी सेम, क्योंकि अगर सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं, इन द केस ऑफ सिमेट्रिक,
राइट। ये चीज गाइस अब लोग अपने दिमाग में रखिएगा। तो गाइस यहाँ पे हमने पूरा का पूरा असाइनमेंट डिस्कस किया है, काफी बड़ी वीडियो हो गई है ये, ठीक है, पूरा का पूरा असाइनमेंट डिस्कस किया। तो गाइस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस असाइनमेंट से पहले जो वीडियोस है उनको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है, जितना नॉलेज डायमेंशन तक की नॉलेज आप ले लीजिएगा इस असाइनमेंट को करने से पहले। एंड आफ्टर दैट ये असाइनमेंट करने के बाद प्लीज प्लीज मुझे भी भेजना, मैं चेक करना चाहता हूँ। क्योंकि क्या देखो, कुछ तो मैंने बिल्कुल फॉर्मल वे लिखवाए हैं, कुछ मैंने कहीं पर हिंट दिया है, तो वो जो हिंट दिया वो मैंने आपको दिया, आपको एग्जामिनर को नहीं देना हिंट, राइट। डोंट एक्सपेक्ट कि भाई हमें एग्जामिनर को भी हिंट दे दूंगा, हाँ भी देख ले खुद ही जाके वहां से, सर ने भी, हमारे समीर सर ने भी ऐसे ही बताया है। नहीं बच्चा, आपको अच्छे से समझाना है और आपको इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है जैसे आप अपने एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, सब्जेक्टिव वे में, राइट। तो गाइस आप प्लीज मुझे इनके सॉल्व करके मुझे जरूर भेज दीजिएगा, मैं भी चेक कर लूंगा कि मेरे स्टूडेंट किस तरीके से इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के लिए। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।